नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में यदि सबसे ज्यादा भी कोई चर्चा में है तो वो संविधान इस वक्त चर्चा में है और होना भी चाहिए। कोई भी देश जो लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान सर्वोपरि है। और आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई है और इसके पहले 2 दिन तक लोकसभा में संविधान पर एक जो चिंतन मनन होना चाहिए था वो हुआ। लेकिन जो बातें उठाई जा रही थी विरोधी दल की ओर से, विपक्ष की ओर से, हमने देखा या पाया है कि वो जो संसद में जिस तरीके से ट्रेजरी बेंच की ओर से जवाब आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा में 2 दिन चर्चा चली और उसके बाद जो उनका जवाब आया, तो जो जवाब उन्होंने दिया उस जवाब में ही प्रधानमंत्री जी स्वयं फंसते नजर आए। और न केवल वो फंसते नजर आए बल्कि उनका अपना दल भारतीय जनता पार्टी, उनके अपने जो अनुषांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या पहले जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ होती थी, तो सारा का सारा एक जो पुराना दौर था उस कह सकते हैं कि उन फाइलों को कहीं खोलने जैसा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हो गया है। और जो उन्होंने वो जो 11 संकल्प प्रस्तुत किए कि देश में क्या कुछ होना चाहिए और बड़े आदर्श की बात है, लेकिन देश ये जान रहा है कि हो असल में क्या रहा है। और कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, उनके दल पर ब्लेम होता रहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी जुमलेबाजी और जुमलेबाजी करते रहना है और किसी भी तरीके से सत्ता में कैसे बना रहा जाए, देश को कैसे भरमाया जाए, देश को कैसे भ्रमित किया जाए, ये आक्षेप, ये आरोप बार-बार लगते हैं और वो लोग शायद सफल भी अपने जो उनका शैली है, उनका कार्य है उसमें होते हैं। तो अभी जो 11 संकल्प आए हैं उनकी ओर से, उन संकल्पों के बाद बहुत साफ तौर पर जैसा मैंने कहा कि पुरानी फाइलें खुलने जैसी स्थितियाँ हो गई हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने की हैं। और सबसे खास ये है कि जो एक आक्षेप होता है कि माखौल उड़ाना, संविधान के माखौल उड़ाने का सबसे ज्यादा आरोप तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, उनके दल पर है। तो अब पुनः जब ये एक चर्चा चल रही है, हो रही है और जैसा मैंने कहा आज राज्यसभा में शुरुआत हुई है, 2 दिवसीय चर्चा शुरू हुई है और विपक्ष धारदार तरीके से उन सारी बातों को कहीं ना कहीं उठा रहा है, सत्ता पक्ष सरकार को घेर रहा है। और अब जवाब तो जैसे प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं, उनके जवाब को देखा गया है। अब आगे क्या कुछ है जवाब, जैसे आज जब हुआ और निर्मला सीतारमन ने शुरू किया तो वही कुछ राग था जो लोकसभा में था कि नेहरू, इंदिरा और पुराना जो एक ऐसे कई मामलों मुद्दों को उठाकर घेरने की कोशिश की गई जिसको लेकर देश के पास में बहुत सारी जानकारियां पहले से हैं, इतिहास से भिज्ञ हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां रही हैं अब तक, ये संविधान, आज हम इसी पर कहीं चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी जो बहस होती है और इस नियमित बहस में हम जोड़ेंगे हमारे पहले पैनलिस्ट को जोड़ेंगे। जुड़ गए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश ठाकर साहब और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब। आप इनको देखते सुनते हैं। साथ साथ अभी हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनमें हमारे साथ होंगे संजीव चंदन जी होंगे, केपी मलिक साहब होंगे और साथ साथ हमारे साथ अजय शुक्ल भी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी को सुनते देखते हैं और आप राजेश जी और डॉक्टर सुधांशु जी से परिचित हैं और बाकी हमने जिनके नाम आपको बताए गिनाए उनसे भी आप परिचित हैं। और मैं सवाल जवाब या चर्चा की शुरुआत करने के पहले कुछ वो चीजें हैं हालांकि देखी गई हैं, क्योंकि हमारी चर्चा उसी पर केंद्रित है, तो हम कुछ वो जो मोदी जी ने संकल्प गिनाए हम पहले उनको देखते सुनते हैं। कुछ जो राहुल गांधी ने कहीं कंडेम किया था, जो घेराबंदी की थी, उसको भी सुनेंगे। और साथ साथ एक बहुत अहम, जब संविधान की बात होगी तो संविधान की बात, जब जैसे मैंने कहा पुरानी फाइलें खुलेंगी, तो हम वो जो गोधरा में कांड हुआ था और उसके बाद जो पूरे का पूरा दृश्य बना था और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म का स्मरण कराया था, तो हम उसको भी अपने दर्शकों को जरूर सुनाना या स्मरण कराना चाहेंगे कि कैसे फंसे हैं मोदी, क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ अब आगे इस पर होना की संभावना है। सब पर हम सवाल जवाब और चर्चा भी करेंगे। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने संकल्प गिनाए थे, जिससे लेकर बड़ी एक कहीं ना कहीं जो कहा कि जुमलेबाजी, और कहीं जनता में भी उसको लेकर बड़ी प्रतिक्रिया है और ट्रोल भी की जा रही है। भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे
नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, अनम्यूट करिए सर। म्यूट है आपका। जी मैंने कहा सुन लिया आप लोगों ने, ये सभी हमने, देश ने भी देखा और सबने देखा है, हम सब सुन रहे थे। और मैं इसमें एक खास चीज जोड़कर, जो जब संविधान की बात होगी, संकल्प जतलाए जाएंगे, तो वो एक फाइल जिसकी बात अब हो रही है, ये सुनिएगा, फिर मैं शुरू करता हूँ। वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुन लिया राजेश भाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको तो बहुत अच्छे से स्मरण होगा ये पूरा का पूरा घटनाक्रम वृतांत, लंबे वक्त से आप जुड़े हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, विश्लेषक के नाते। 11 संकल्प, जब संविधान की बात की जाएगी और इस तरीके के संकल्प जिसको लेकर अब देश को हम 15 लाख हर हिंदुस्तानी के खाते में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, तमाम, और खुद जुमलेबाजी की बात कर चुके हैं, अमित शाह भी कह चुके हैं वो तो कुछ जुमले थे। क्या कहिएगा अब ये दोनों को यदि हम देखते हैं, कितना कंट्रास्ट है। आप ना राजधर्म की जो बात होती है, आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं एज ए, आप जो आज आपके हाथ में सत्ता है, और फिर आप संकल्प ऐसे जतला रहे हैं जो
साफ किसी के गले उतरते नहीं है। हर चीज तो आप कंडेम खुद ही कर रहे हैं, आप ही के द्वारा हो रही। टिप्पणी आपकी राजेश जी। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सेकंड क्लिप दिखाई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी एक राजा का धर्म क्या होता है, एक शासक का धर्म क्या होता है, वो वहां बता रहे थे। उसमें आपने देखा वो जब कह रहे थे कि राजा के लिए धर्म, जाति, समुदाय उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, 2 बार इंटरप्ट किया नरेंद्र भाई ने, और उन्होंने उनको बोला कि हम वही कर रहे हैं। उसके बाद वाजपेयी कह रहे हैं कि नरेंद्र भाई, हमें विश्वास है कि यही कर रहे होंगे। ये कर रहे हैं नहीं कहा, ये कहा कि हमें विश्वास है कि यही कर रहे होंगे। आज की स्थिति में किसी राज्य के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र भाई कोई प्रेस कर रहे हैं उस राज्य सरकार की कोई गलती के बारे में, और उसका मुख्यमंत्री इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को इंटरप्ट कर दे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका बिहेवियर किस प्रकार का होगा। तो जिस संविधान की हम बात करते हैं, अभिव्यक्ति के स्वातंत्र की हम बात करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कर दिया। या आज भी जो कह रहे हैं, जो 11 संकल्प कहे हैं, वो कौन ले रहा है? वो तो आपको लेना है ना। आप जब कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण को किसी भी कीमत पर रोका जाए, तो चंद्रबाबू नायडू को रोक लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसने वो 4% आरक्षण दे रहे हैं मुस्लिमों को, उन्होंने घोषणा कर रखी है, तो आप उनका समर्थन क्यों ले रहे हैं? आप उनका आप कह रहे हैं कि सभी राज्यों के बारे में समानता से जो है उनका विकास होना चाहिए, तो मणिपुर के बारे में आप क्यों इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं? विपक्ष के जो राज्य है, पश्चिम बंगाल है, उसमें आपकी सोच इस प्रकार की क्यों नहीं है? तो एक के बाद एक जितने भी 11 संकल्प उन्होंने गिनाए हैं, जिसमें कहा है कि भारत के लिए गर्व होना चाहिए, किसको नहीं है? यहां बैठे कोई भी पैनलिस्ट है, सारे लोगों को अपने देश के ऊपर गर्व है। हमें गर्व होना चाहिए, उसका संकल्प हमें क्यों लेना है? किसी भी स्थिति के अंदर समस्या है तो हर देश के अंदर होती है, परिस्थितियां जो है विपरीत हर देश के अंदर कभी ना कभी बनती है, लेकिन कोई जो है अपने देश से गर्व नहीं करता, ऐसा नहीं होता। हमारा तो जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके बाद भी इस देश पर गर्व था, इसीलिए स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया। आज आप जब विश्व गुरु बनाते जा रहे हो देश को, उसी वक्त जो है उस समृद्धि को देखकर हमें गर्व हो, ऐसा नहीं है। देशवासियों को अपने देश से, अपने प्रांत से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले तक से जो है प्यार भी होता है, उस पर उनको गर्व भी होता है। तो ये किसमें नहीं है ये भाव? सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई नागरिक जो है, वो नागरिक और सरकार दोनों जो है सबसे पहले जो है अपने अधिकारों और हक के लिए समान हो, इस प्रकार का पहला संकल्प है उनका। नागरिक तो है, सरकार कहाँ है? सरकार नागरिक के बीच में भेद नहीं करती है, तो खुलेआम देखा जा रहा है। सरकार विपक्ष को नागरिक नहीं गिन रही है, और सामान्य आदमी की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ा जुमला जिसमें सदन के अंदर बहुत ठहाका लगा, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। आप देखिए, हिम्मत देखिए इस आदमी की, कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लेकर वॉशिंग मशीन में धुल कर सफेद कर देने वाला आदमी ये कहता है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। अगर भ्रष्टाचार पर आपको 0 टॉलरेंस है, अदानी पर चर्चा करने से क्यों आप कतरा रहे हैं? आपको अजित पवार का साथ क्यों लेना पड़ा? आपको येदियुरप्पा का साथ क्यों लेना पड़ा? और दूसरी चीज ये है कि जितने भी संकल्प में वो ये मन की बात कर रहे हैं, ये संसद के अंदर कोई प्रधानमंत्री की भाषण नहीं है। जैसे वो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं कि एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए, कैसे मन शांत रखना चाहिए, स्पर्धा में जो है अपने आप को कैसे डालना चाहिए, वो सारी जैसे बात करते हैं वैसी ही बात। यानी कि मुझे तो ये लगा कि ये सारे संकल्प जो उनके अधूरे हैं या उस संकल्प पर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे संकल्प जो है वो अपने आप फिर से दोहरा रहे हैं कि हमें ये चीजें करनी थी जो हमने नहीं की है। और वो याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं संसद के अंदर कि ये 10 साल के अंदर मुझे पता नहीं था कि ये संकल्प के साथ ही सरकार के अंदर बैठा जाता है। वो सारी चीजें कर रहे हैं। सामने देखिए, जो संविधान पर चर्चा हुई है, उस संविधान की चर्चा पर कितने
पहलू जो है उसमें उठाए गए हैं। उसमें ये सारी चीजें कही गई है, भाई संविधान के अंदर सारा देश जो है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा नहीं होता कि मणिपुर जो है उससे आप अलग प्रकार का रवैया रखे। प्रियंका गांधी ने जो हाथरस की, संभल की, वो 3-4 जो घटनाएं हैं उसको जोड़कर जो कहा कि भाई संविधान जो है वो सुरक्षा का कवच है। क्या सारा देश का सारा जो नागरिक है वो किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, प्रांत से आता हो, क्या उनको सुरक्षा की गारंटी अभी है? ये माहौल है देश के अंदर? तो जब आप संविधान के ऊपर चर्चा करते हो, इस बहुत ठीक कहा था कि आप संविधान को माथे पर लगाकर जो है वो एक प्रतीकात्मक राजनीति तो कर सकते हो, लेकिन उस संविधान का जो पृष्ठ है उसको खोलकर उसकी प्रस्तावना भी जो है पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने तसदी ली। और इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है कि देश के अंदर हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढी जा रही है, हर जो है इलाके के अंदर हिंदू और मुसलमान के प्रति नफरत का भाव पैदा हो, ऐसी बातें की जा रही है। तो जो उन्होंने 11 संकल्प बनाए हैं उसमें बहुत सारे चीज ऐसी है कि एक एक संकल्प पर जो है उन्होंने खुद का माखौल उड़ाया है, अपने आप की मजाक बनाई है। और वो कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर आपको तो सरकार में बैठने से साथ ही जो है इसी संकल्प पर काम करना था। श्रेष्ठ भारत, कौन कहता है एक भारत? एक भारत नहीं है, वो कौन कहता है? भारत जोड़ो यात्रा के अनुसंधान में अगर वो कह रहे हैं कि एक भारत है, तो भारत तो एक ही है। उसको अलग करने की जो कोशिश है, उस कोशिश को विफल करने के लिए जो है वो एक जद्दोजहद चल रही है। और उसमें आप भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो। जो समानता का सिद्धांत है संविधान का, उसमें आप किसी 2 या 4 व्यक्तियों के हाथ में सारा संसाधन इस देश का लुटाकर जब उस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है तो आप लॉयर की भूमिका में आ जाते हो। सरकार को किसी व्यक्ति का बचाव करने के लिए सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता का पूरा जो है वो संगठन, वो सरकार सारी एक व्यक्ति के पीछे कि नहीं भाई वो तो गलत है ही नहीं। जॉर्ज सोरास के मामले में वो कंफर्म है कि उसके अंदर सोनिया गांधी ने जो है वो पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है, देश के खिलाफ जो है साजिश की है, उसमें कंफर्म है, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी चर्चा के। लेकिन अदानी के बारे में वो श्योर है। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी सरकार जो है वो नागरिकों के लिए काम नहीं कर रही है, किसी व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। और आपकी जो मिली-जुली सरकार है वो आप चला तो सदन से रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरी सरकार जो है वो अदानी साहब ने आउटसोर्स कर दी। हमारे प्रधानमंत्री भी आउटसोर्स है, और जैसे वो कहते हैं, जैसे करते हैं, वही चीजें सदन के अंदर होती है। वो कहते हैं कि नहीं मेरा नाम रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए, मेरे जो भी किस्से हैं, जो भी जो भ्रष्टाचार है उस पर चर्चा सदन के अंदर होगी तो आज से 10, 20, 50 साल के बाद जो है वो कोई उसकी लाइब्रेरी से निकालेगा और पता देगा मेरा भ्रष्टाचार में कहीं पर नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ वो तो सारी चीजें जो आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के लिए कर रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री बने रहे इसके लिए कर रहे हैं, आप अवेज में मुझे प्रीमियम दे रहे हैं। अदानी साहब ये मैसेज परोक्ष रूप से दे रहे हैं। और इसीलिए संविधान पर ऐसी ऐसी बातें करना, चर्चा करना, वो इमरजेंसी की याद दिला दी। तो आज जो है स्थिति क्या है? वो सेंसरशिप नहीं है क्या? एनडीटीवी के साथ क्या किया गया? अब रिपोर्ट क्या करते हैं आप? क्लीन चिट प्रणव राव को कैसे दे रहे हैं आप? अजीत पवार की जितनी भी प्रॉपर्टी थी 1000 करोड़ रुपए की, आपने जो है क्लीन चिट देकर वो सारी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। तो कहां भ्रष्टाचार पर आपका जीरो टॉलरेंस है? जिस प्रकार के आपने राज्य सरकारों को तोड़ा है, जो है सरकारों को गिराया है, वहां कहां आपका ये संकल्प जो है वो चरितार्थ होता है, जहां आप कहते हो कि सारे प्रदेशों के बारे में एक समान नजर होनी चाहिए, एक समान उसका विकास होना चाहिए। तो जितनी भी बातें की हैं वो सारी चीजें ऐसी है कि उसके मीम भी बनेंगे, इसकी रील भी बनेंगी, एक एक संकल्प पर एक एक मीम और एक एक रील बने। इतना मटेरियल आज नरेंद्र भाई ने वहां पर दे दिया है। बिल्कुल 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 ठीक है। मैं दोबारा लौटता हूँ, मैं अजय सर भी जुड़े। अजय सर आपका भी बहुत स्वागत। संजीव सर हमसे पहले जुड़े थे, संजीव सर का स्वागत। बहुत सारी चीजें तो बोली हैं राजेश जी ने। संजीव सर आपके पास आता हूं। हम जो कह रहे थे यही हमारा आज है भी विषय कि अपने ही जाल में फंस गए हैं मोदी जी, और कुछ ऐसी बातें कर गए हैं, संविधान के सम्मान की वो बात करते हैं, और सबसे ज्यादा संविधान का यदि कहीं कोई अपमान हो रहा है तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से ही तो हो रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं कि फंस गए हैं अपने उसमें, और आपने जो संकल्प देश के सामने रखे हैं, और अभी कहा राजेश जी ने कि हर संकल्प पे मीम बनेगा, हर संकल्प पे आपकी मजाक उड़ेगी, क्या ये क्यों भूल जाते हैं कि ये
मन की बात ना की जाए, जैसा राजेश जी ने कहा। आपकी टिप्पणी संजीव सर। सर, ये 11 संकल्पों में जब वो कह रहे थे कि परिवारवाद से देश मुक्त हो, तो उस वक्त मैं ट्रेजरी बेंच की ओर देख रहा था, कैमरा कायदे से घुमा नहीं सर। तो मैं देख रहा था कि ये थपथपाने वाले जो लोग हैं, उसमें सिंधिया और ये तमाम जो नाम है परिवार से आए हुए लोगों का, वो भी 80 प्लस थपथपा है, रहे हैं। 80 प्लस ऐसे सदस्य हैं जो परिवार से ही हैं। आप गिनिएगा 80-85 लोग। बिल्कुल, तो 80-85 उनके हाथ टेबल पे थिरक रहे हैं कि नहीं, मैं ये देखना चाह रहा था। और तब भी जब भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, तब आप सबने जो बात कही कि जिस अजित पवार से लेकर के तमाम लोग वॉशिंग मशीन जो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि बड़ा वाला बना रखा है, उसमें डालते हैं, निकालते हैं और धो देते हैं। ये कह रहे हैं सर कि एक भारत एक देश एक क्या क्या बोलते रहते हैं, सब ध्यान भी नहीं रहता। दूसरे क्या राजस्थान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत, हाँ। अब बताइए कि दूसरे ही दिन इनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कॉमनल भाषण दे रहा है, जिस तरह से योगी जी ने भाषण दिया है, आप मंदिरों के पास से, आप मुख्यमंत्री, आपको पता ही नहीं है कि मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास से जुलूस जाता है तो क्या हो जाता है, और मंदिरों के पास से जब जुलूस निकलता है तो कैसे निकलता है, और आपका निकलता है कैसे निकलता है। और सीधे सीधे इस तरह से कॉमनल बातें करना, प्रधानमंत्री तो खैर उससे आगे की चीज है, लेकिन ये तो वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रश्न का। एक बात और वो जो कह रहे हैं, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि धार्मिक आधार पे कोई भारत में आरक्षण है? ये किस संविधान में लिखा है कि भारत में धार्मिक आधार पे आरक्षण है? कभी भी किसी भी स्टेट ने धार्मिक आधार पे कोई आरक्षण नहीं दिया है, कभी भी देश ने नहीं दिया। इनके राज्य में भी जो मुसलमानों की कुछ जातियों का को आरक्षण रहा है, जो राजस्थान के राज्य में, तो वो भी धार्मिक आधार पे नहीं। बल्कि एक और चीज हुआ है, यदि वो मोदी जी कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है, वेल एंड गुड। यदि इसी संकल्प को पूरा करना होगा तो इनको बाजप्ता जो भारत में ये शायद संविधान संशोधन के द्वारा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ये तय हुआ कि धर्म परिवर्तन आप कर लेंगे तो आप आरक्षण के हकदार नहीं रहेंगे। यहां धार्मिक अधिकार आधार पे हो गया है, और इसीलिए बौद्धों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और बीपी सिंह के टाइम में जाकर के सिर्फ बौद्ध आधार पर, अदरवाइज उनको महार का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था। और उसमें इस क्लाउज में यह है कि बैरिंग सिख, ईसाई और बौद्ध, तो जिस दिन आपने सिख, ईसाई, बौद्ध और हिंदू को एक साथ अलग करके कहा कि इनको आरक्षण मिलेगा, और यदि धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसी दिन तो धार्मिक आधार पे हो गया। चलिए, आप बहुत सारी संविधान निर्माताओं के बारे में सवाल खड़ा करते हैं, तो जरा यही करके दिखा दीजिए, भारत में जाति आधारित आरक्षण कर दीजिए। तो देखिए, तानाशाहों को एक बड़ा शौक होता है। आप एक कभी भी गौर करिएगा, इंदिरा गांधी पे ये लोग हमला करते हुए 74-75 के संशोधनों को लेकर के, ये कभी भी उस दौर में संविधान में शामिल किए गए कर्तव्यों के बारे में बात नहीं करते। ये मानिंद बात है कि जो तानाशाह होता है वो जनता के अधिकार को कर्टेल करता है, कर्तव्यों पे बात नहीं करता, संकल्पों पे बात करता है। तो वो कर्तव्य, ये अधिकारों पे बात नहीं करता, उसे कर्टेल करता, कर्तव्य देता है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में कर्तव्य आए। जनता ऐसे भी कर्तव्य ही कर्तव्य करती रहती है। उसी तरीके से ये संकल्प दे रहे हैं। अब ये चूंकि कर्तव्य पहले इंदिरा जी ने कर दिया, सब कुछ इनको पहली बार करना है, तो अब ये भी कर रहे हैं ये। और ये पूरे संकल्प का जो, और आप सही कह रहे हैं कि मीम बनेंगे तमाम चीजों। मोदी जी के साथ देखिए, भारत का जो संविधान है एक इतना खूबसूरत, इसीलिए आज खुद भी इनको मानना पड़ रहा है। एक बात इन्होंने अपने भाषण में कही, आपने यदि गौर किया होगा तो, इनका बड़ा हाहाकार रहा है कि 70 साल में इस देश का क्या हुआ, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी खुद कल के भाषण में कह रहे थे कि 75 सालों में संविधान को इस देश की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से बरता है। तो जब बेहतर तरीके से बरता है तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? 70-75 सालों में कांग्रेस की थी तब, या समाजवादियों की थी तब, थोड़े से अटल जी की भी थी, जो आपको राजधर्म सिखा रहे थे। और आपने देखा होगा, जब ये टोकते हैं अटल जी को, जो वीडियो देखा आपने, तो अटल जी जैसा वाकपटु आदमी तत्काल
सकते में आ गया। और बागपटू नहीं, आदमी थे, राजेश जी ने जो बात कही, अगर ये कोई दूसरा मुख्यमंत्री कर सकता है कि आज के दिन उन्होंने बख्शा उनको, वो बचाया बख्श गया था, दिया। उनको देश को मालूम है जी। जी बिल्कुल, और दबाव बनाया नहीं, उस समय तो गुरुजी ने बचाया नहीं इनको। उसके हाँ, बाद तो कथा है कि बॉम्बे के जो कन्वेंशन में जो हटाना चाहते थे अटल जी, और गुरुजी ने बचाया, गुरुजी का अंगूठा ले लिया। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो खुदा तो उनके सामने, आडवाणी जी के सामने हो ही गए। तो बिल्कुल ये चीजें हैं सर। तो संविधान जी। सभा में एक बड़ी खूबसूरत बात बाबा साहब की अंतिम बात को तो लोग याद करता है, लेकिन पहली बात को भी याद करना चाहिए। पहली बात ये थी, और जिसको लेके बहुत क्लैपिंग हुई थी, बाबा साहब से सब लोग डरे हुए थे। खुद राजेंद्र प्रसाद ये बात कहते हैं कि हम लोग तो देख रहे थे कि आप क्या कहने वाले हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो संविधान सभा है वो विभिन्न हितों के धारकों के नेताओं का एक समूह है। उसमें से एक समूह, विभिन्न समूहों के हितों के धारकों का, उसमें से एक समूह का नेता मैं भी हूं, यानी SC ST। आगे कहते हैं कि हम तो आए थे यहाँ SC ST के सेफगार्ड के लिए, तो कहते हैं कि मैं तो उन समूहों में से एक हूं, लेकिन यहां हम सबको अपने अपने समूह के हितों से ऊपर जाकर के देश के, राष्ट्र के हितों के बारे में बात करनी है और अगले वो उसमें काम करना है। तो ये उस पर क्लैपिंग होती है सर, और राजेंद्र प्रसाद ये बात बोलते हैं। तो मोदी जी ये चीजें सीखिए। बहुत आप नेहरू करते हैं, नेहरू से सीखिए। नेहरू के टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष पे जब आया मावलंकर साहब पे नो कॉन्फिडेंस आया, तो नेहरू जी ने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको ज्यादा समय दिया जाए, विपक्ष का बोलने को ज्यादा अधिकार होना चाहिए। ये थे नेहरू, ये लोकतंत्र का सम्मान था। और जिस नेहरू को आप प्रथम, आज बड़ा अच्छा हुआ, मैंने राज्यसभा का मैं आज घिर गया पूरी तरह, जो आपने शीर्षक रखा उसके अनुकूल हुआ सर। पूरे राज्यसभा में आज खड़गे साहब का भाषण काबिले तारीफ है, काबिले गौर है। बहुत शानदार, बहुत उन्होंने शानदार। पूछा कि बताइए कि आप पहले संशोधन से इतने बेचैन हैं, तो जो रिजर्वेशन किया गया उससे बेचैन हैं, यही बता दीजिए आप। तो सच में ये अपने ही चीजों में घिर गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज का बहुत शानदार अभी चल रही है जो सारी चीजें हैं, और बहुत माकूल तरीके से विपक्ष रख रहा है चीज की, जवाब नहीं आ रहा है। मैं इसी सवाल को करूंगा डॉक्टर सुधांशु सर से, मैं अजय सर के पास अंत में जाऊंगा। खासकर मैं वो दिखाता हूं सुधांशु सर, जो राहुल गांधी वाला हम जो बात कर रहे थे, बड़े सुंदरता से उन्होंने जो एकलव्य के अंगूठे वाली बात अभी कही, खूबसूरती से रखा, लेकिन जितने बहुत गंभीर चीजें जो रखी गई, जवाब एक का भी नहीं है। लफबाजी हमें दिखी, खासकर प्रधानमंत्री जी की ओर से। सुनिएगा। एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटते हो। आज बाहर, दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे MSP मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो, और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। ये वही जो हम बात कर रहे थे कि संसद मत चलने दीजिए। मैं पहुंचता हूं डॉक्टर सुधांशु कुमार और KP मलिक से जुड़े। KP सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु जी, जो ये किसी भी मसले की हम बात करते हैं, आप संसद मत चलने दीजिए, लेकिन आपने जो संविधान पर चर्चा करा ली, आपको लग रहा था कि शायद हम इसमें अपने मंतव्यों में कामयाब रहेंगे, लेकिन उल्टा लगता है कि फंस गई है सरकार, जो हमारा शीर्षक भी है, और फजीयत भी हुई है। आपकी टिप्पणी। एक तो संजीव जी, दरअसल क्या है, डिबेट तो होना ही था। 75 साल हुआ है तो डिबेट तो होना ही है, उसमें कोई नई चीज नहीं कर रहे। पहले भी 50 साल जब हुए तो डिबेट हुआ था। और
चूंकि संविधान पिछले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, तो वो भी शायद ये सोच रहे होंगे कि कुछ हम अपनी तरफ से स्पष्टीकरण कर लेंगे, या उस चीज का उस जो लोगों के मन में शंका आई है कि भाई ये सरकार जो है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो उसको शायद कुछ हम अपने तरफ से क्लेरिफाई कर पाएंगे पार्लियामेंट के माध्यम से, इसलिए शायद ये बहुत तेज, क्योंकि और अन्य चीजों पर तो इतनी तत्परता ये दिखाते नहीं जितना इन्होंने इस पर किया। पर मैं जो 11 संकल्प, मुझे आश्चर्य ये है कि उसमें नया क्या था? कौन सी ऐसी बात है जो प्रधानमंत्री जी पहली दफा वहां पर कह रहे? मुझे नहीं लगता, सारी बातें वो रोज रोज वही बातें करते हैं। पालन नहीं करते, पालन किसी का नहीं करते। मैं वही अगला रोज रोज वही बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास, पता नहीं सबका मतलब उनके लिए क्या है, वो वही जानते होंगे। वो अब तो लोग पार्लियामेंट के अंदर खुल के डिफाइन करने लगे हैं कि हम दो हमारे दो, उनका जो है सबका मतलब हम दो हमारे दो है। तो अब बात ये है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए संजीव जी, कि देश का प्रधानमंत्री है वो, है ना? और जब वो बोलते थे, एक दौर था जब प्रधानमंत्री जी कोई बात बोलते थे तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप चाहे उस पार्टी के, मान लीजिए कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, या कभी मान लीजिए ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रधानमंत्री हुए, सब लोग जो बोलते थे तो ऐसा नहीं था कि लोग, जो आम नागरिक है वो इसमें नहीं देखने लग जाता था कि हम जिस पार्टी के समर्थक है उसका प्रधानमंत्री नहीं है तो सारी बातें गलत कह रहा है। लोग सम्मान करते थे कि भाई प्रधानमंत्री साहब ने कहा है तो ठीक कह रहे हैं, ठीक है। कुछ जगह पर उन पार्टियों के बीच के झगड़े होते थे, आम नागरिक के हिसाब से वो झगड़ा उसमें उस तरह का नहीं होता। पर इन्होंने क्या किया है कि इनका एक मतलब, मुझे लगता है कि शायद ये मान कर चलते हैं कि जो एक वो ना सलमान खान का एक सिनेमा में डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं करता। तो अब मोदी जी का ये स्टाइल है कि जो जो वो बोलते हैं उस पर वो बिल्कुल अमल नहीं करते, और इसलिए मुझे लगता है कि जो हास्यास्पद स्थिति बनती जा रही है, चाहे इनके साथ के लोग भी होते होंगे। मान लीजिए कल कोई ड्राइंग रूम में बैठकर प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा होगा, जो भाजपा का समर्थक होगा, वो भी मुस्कुरा रहा होगा मंद मंद कि आप बोल क्या रहे हो और करते क्या, है ना? तो अब आप सोचिए, जैसे इन्होंने अभी इस पे चर्चा, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे या नहीं खत्म होना चाहिए, ये संकल्प है। अरे आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है, ये भी तो बता दो आप। कौन कर रहा है आरक्षण खत्म करने की बात? और आप पिछले साल 10 साल से देश की सत्ता पे बैठे हो, पॉलिसी निर्माण सारा आप कर रहे हो, तो आपकी पॉलिसी से आरक्षण खत्म हो रहा है। अभी तो कोई विपक्ष नहीं है ना, 11 साल से विपक्ष नहीं बैठा है, वो तो खत्म नहीं कर रहा। और मान लीजिए इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास का हमको संकल्प लेना चाहिए। ये देश तो बहुत पहले से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का संकल्प ले रखा है। आप नया क्या संकल्प दिला रहे हैं? आपको ये चिंता करनी चाहिए कि क्या वाकई आप उस संकल्प पे खुद खड़े हो रहे हो, या कहीं न कहीं आप अपने आप को या आत्म संतुष्टि में लगे हो कि हम मतलब कर नहीं रहे, लेकिन इसके ऊपर चर्चा कर। जो बात आई परिवारवाद की, अद्भुत है। मैं देख रहा था, मैंने उस वीडियो को देखा, आप दोबारा आप लोग भी जाकर देखिएगा। जब ये बोल रहे हैं, पीछे बांसुरी स्वराज बैठी हुई है, बिल्कुल उसके जस्ट पीछे बैठी हुई, आप देखना वीडियो जाकर दोबारा। तो बांसुरी स्वराज को पीछे बिठाकर आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, गजब बात है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, बहुत सारा, ये तो आप लगातार पिछले 11 साल से काला धन भी ला रहे थे। सारी स्विस मनी जो है अब इंडिया में वापस आ गई। अभी अभी का आंकड़ा है, पिछले कल या परसों किसी अखबार का आप निकाल कर देखिएगा कि ये जो करेंसी है हमारी 500 के जो नोट हैं, 3 गुना फेक करेंसी आ चुकी है हमारे उसमें। इन्होंने इसलिए नोटबंदी करी थी। तो आप कर क्या रहे हो? कौन भ्रष्टाचार करवा कौन रहा है? और इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, जिनके साथ आपके इतने तारतम्य वाले संबंध हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लग रहे हैं। मैं तो पिछले बार भी, आपको याद होगा, मैंने पूछा था कौन है सीबीसी इस देश में, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, नाम बता दीजिए। भ्रष्टाचार की जांच तो वही करेंगे ना। मैंने तब भी पूछा था कि सीएजी कहाँ है। मोदी जी को बताना चाहिए कि भाई सीएजी की रिपोर्ट का आजकल क्या हो रहा है, किस बंद दरबार, उसको जो किस लॉकर में डाल दिया जाता है सीएजी की रिपोर्ट, अब उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा होगी तभी तो पता चलेगा ना क्यों बनाया गया था सीएजी। भाई सरकारें जो काम करती है उसका ऑडिट करेगी सीएजी। आपकी ऑडिट हो रही है नहीं हो रही है, पूरे देश को 10 साल से पता ही नहीं चल रहा भाई। पहले कोयला घोटाला, G2G घोटाला, फलाना ढिकाना, ये जो लेकर आए थे ये लोग, जो सीएजी लेकर आया था, क्योंकि सीएजी की ऑडिट पब्लिक होती थी सरकार के अंदर। ये शर्म हया थी लोकतंत्र को लेकर कि भाई ठीक है, हमारे खिलाफ ही हो सकता है ये रिपोर्ट जाएगी, लेकिन ये हमारे संविधान की, हमारे कानून की मान्यता है, परंपरा है, सीएजी की ऑडिट को हमको पब्लिक करना है। पब्लिक करती थी वो,
नहीं तो तब की सरकारें भी चाहती विनोद राय क्या कर लेते, विनोद राय की रिपोर्ट दबा दी जाती। आज तो नहीं आ रहा ना, पता नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं सीएजी कौन है आज के डेट में, कौन है चीफ ऑडिटर जनरल, कौन है हमको नहीं पता। तो आपके बोलने से खाली तो होगा नहीं, देश का कल्याण नहीं होगा, देश की जनता इस बात को समझती है। और जो अब मैं एक बात आता हूं, जो राहुल जी कह, एक चीज देखिए कितना शानदार उन्होंने एक उदाहरण लिया और एक उदाहरण से देश की सारी समस्याओं को सामने रख दिया कि सरकार कर क्या रही। युवा, सबको पता है कि वाकई में ये एक कहने की बात है, युवा के अंगूठे काटे गए। जब आपने अग्निवीर योजना लागू करी तब युवा के अंगूठे काटे गए, जब आपने सरकारी नौकरियां कर दी तब युवा के अंगूठे काटे गए, जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हो उस आरक्षित समूह के अंगूठे आप काट रहे हो। तो ये तो सही, उन्होंने किसानों के अंगूठे काटे जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जो इन्होंने एक और बात कही है ना कि भाई राज्यों के तरफ पहले विकास राज्यों का होगा और फिर उसके तरफ से हम केंद्र की तरफ आएंगे। सवाल ये है, सारे राज्य तो आरोप लगा रहे हैं कि अब जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं दे रहे हो, ये सारे राज्य आरोप लगा रहे हैं ना। भाजपा सरकारों में ही हो रहा है, जहां जहां हर तरफ हो रहा है, बहुत सारी योजनाओं में ऐसा हो रहा है कि नहीं पहुंच रहा तो अब आप सोचिए ना, दूसरा ये जो आज के दिन जो राज्यपाल बैठे, जो आज हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उनकी भूमिका क्या, एक जो राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए वो थी क्या? वो राज्य सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार को काम करने दे रहे थे ठीक से? और ये क्या, ये रिपोर्ट नहीं है कि तमिलनाडु और केरल की विधानसभाओं ने कई सारे कानून पास किए अपनी अपनी विधानसभाओं से, और वो सारे कानून के ऊपर वहां के राज्यपाल बैठे हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको क्लियर कराने के लिए। सर इसको आप थोड़ा सा आप और उसको संक्षिप्त करते हुए करिएगा। मैं एक टिप्पणी संजीव सर, केपी मलिक साहब, अजय शुक्ला जी और केपी मलिक सर से लेना चाहूंगा, फिर मैं वापस भी लौटूंगा। आप करिए, कंप्लीट करिएगा। मैं लास्ट बात जी। तो देखिए, प्रॉब्लम वही है कि जो मतलब और उठाया गया है, सावरकर की चर्चा आई, सावरकर संविधान के प्रति क्या सोचते थे उसकी चर्चा आई, और वो चीज इनके मन में भी है। ये चीजें इसलिए ये उठाना इसलिए लाजमी था और ये इसलिए जरूरी था उठा लेना इस बात को कि आप शुरू से संविधान के प्रति आपके मन में कोई आस्था नहीं। तिरंगे की बात आई, अभी जो आप बात कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी इस तिरंगे वाली बात उठाई है कि कैसे आपको कोर्ट ने मजबूर किया तब जाके आप तिरंगा का, नहीं तो आप उसको 3 रंग के वजह से उसको मानते थे कि ये जो है अपशकुनी चीज। तो इनके लिए कुछ भी मतलब कहना और उसके ऊपर अमल करना ये बहुत दूर की कौरी है, और ये बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं रखते भारत के संविधान में। ये सच्चाई है, इनकी मजबूरी है। 400 सीटें आ जाती तो फिर आज देश देख रहा होता कि इनके संविधान के प्रति इनके मन में क्या संबंध। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा भी लौटूंगा एक टिप्पणी। मैं अजय सर से पूछता हूँ। अजय सर, मैंने चूंकि पुरानी फाइल की बात इसलिए हो रही कि अब खुलने लगी, आपने जो चीजें सूत्र जतला है, संकल्प जतला है, तो फिर मैं वो एक बार पुनः प्ले करूंगा। आप लोग लेट जुड़े हैं, केपी सर भी जुड़े हैं। मैं वो जो राजधर्म वाला, हम एक अटल जी को देखते हैं, आप देखिएगा, और मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए इसको प्ले किया अजय सर, हम लोग ये जब भी संविधान की बात होगी तो फिर ये फाइल तो निश्चित खोली जाएगी, खुलेगी ये फाइल। और आपने देखा कि किस ऐसे वो ना केवल इंटरप्ट, लेकिन बीच में जो जिस तरीके से मुस्कुराहट उनकी, जो एक कहीं दिखता था कि वो बहुत एक नहीं है खींच भरी मुस्कान, क्योंकि अटल जी बहुत स्पष्ट बात करते थे। नहीं है अब ये दौर। तो आपका संविधान के 11 सूत्र, और आप पे ये, अगर आप ही के दल के चीफ मुखिया ये कहें और आप उसमें कहें कि हम वही कर रहे हैं और उसका सब कुछ सामने रखा हुआ है, और आज जो आप 11 सूत्र गिरा रहे हैं कुछ भी नहीं, आप उसमें कोई भी सूत्र का पालन आप कर ही नहीं रहे, सब पर आपकी टिप्पणी है सर। फिर मैं केपी सर के पास आऊं। देखिए, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? वो
जैसे वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं या गिरगिट के होते हैं, आप याद करिए जिस समय मणिपुर की घटना हुई थी और द्रौपदी की तरह से वो लड़कियां हमारी आर्मी पर्सन की लड़कियां थी, पत्नी थी, उनको नग्न परेड कराई गई थी, तब उस बेशर्मी के साथ आंसू बहाने का एक ड्रामा किया गया था। उस पर टेलीग्राफ अखबार ने जो छापा था वो जरूर देख लीजिए। उसने मगरमच्छ के पूरे वो बनाए थे और कैसे बताया था कि कैसे मगरमच्छ वो कर रहा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे तो उस वक्त उस शख्स के चेहरे को देखने वाला था, अटल जी का चेहरा देखने वाला नहीं था, कि वह व्यक्ति मगरमच्छ की तरह से कहता है वही तो हम भी कर रहे हैं साहब, और मुस्कुरा देता है। यही है, यही आरएसएस है। जब मोहन भागवत कहता है कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना उचित नहीं है, तब 100 मंदिरों के नीचे, सॉरी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाते हैं, उनके मुकदमे पहुंचने लगते हैं। यानी आप समझ लीजिए जो ये कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, वो जिंदगी में गांठ बांध लीजिए। संघ का व्यक्ति यदि कहता है मैं पूरब जा रहा हूं, तो पूरब छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में उसे खोजिए। मान लीजिए वो उधर नहीं जा, यानी आप इससे समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी ने जिन 11 सूत्रों को बताया, आप बताइए उसमें से कौन सा वो पालन करते हैं। उनकी पार्टी करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस कहा, पहला ही उदाहरण उनके हरियाणा राज्य की जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, वो रिश्वत के लिए किस तरीके से फोन पर धमका रही थी और क्या कह रही थी, पैसा लेके आओ, नहीं तो ये तो अच्छा है कि उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिस कारण से उन्हें मजबूरन वो किया गया। राफेल घोटाला हो या कोई और घोटाला, सबसे बड़े अडानी से बड़ा और क्या घोटाला हो सकता है, बिल्कुल सेबी से बड़ा क्या घोटाला हो सकता है। तो रोज ब रोज हो रहे हैं और आप देख ही रहे हैं, 1.5 दर्जन पुल बिहार में टूट जाते हैं, वहां साहब कोई नहीं पता चलता। गुजरात में वह पुल जिसे कहा जाता था ये 50 साल के लिए है और 100 साल के लिए कहा गया, और वो पुल जो है 4 साल नहीं चलता है, 3 साल नहीं चलते हैं। सड़कें किस तरीके से टूटती हैं जिन्हें कहा जाता था इतनी अच्छी बनाई है, और साहब इसी सरकार ने वो सोने की सड़क बनाई है जो द्वारिका एक्सप्रेसवे, जिसको लेके कैग ने भी कहा था 18 करोड़ रुपया मैक्सिमम लगना चाहिए था और 250 करोड़ रुपया लग रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इस लूट को समझ सकते हैं, इस लूट को समझ सकते हैं कि कैसे नकली दवाओं को आपूर्ति करने का काम दे दिया गया कि मरने दो, इस देश की जनता मरती है, आप हमें चंदा दो, कोई भी धंधा कर। ड्रग्स भारत के इतिहास में इतनी आई हो, 10 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है सिर्फ, और वो आ कहां से रही है, अडानी के पोर्ट से, एयरपोर्ट से और दूसरी जगह से। अडानी क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है, और इसी तरीके से बाकी लूट हो रही है। बाकी सबका, जैसे बोला राहुल गांधी ने, अंगूठा काटा जा रहा है, आपके कारोबार, आपके काम, आपके धंधे, आपकी सब चीजें छीनी जा रही है। तो साहब ये हो रहा है, किसानों को छीना जा रहा है, मारा जा रहा है, लगातार उनके हक मारे जा रहे हैं, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही, कहीं कुछ लेना देना नहीं। मणिपुर को आग लगा दिया गया है जैसे वो भारत का हिस्सा ना हो। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक बुरी स्थिति में, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बांग्लादेश का बा नहीं निकलता है, मणिपुर का मां नहीं निकलता है। इतना निर्लज्ज प्रधानमंत्री भी इस देश को देखना पड़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, आज यही का दिन था, वह पवित्र दिन, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 मिनट के अंदर यही आरोप लगाते हुए कि अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं और
इसी आधार पर उन्होंने अपनी सेना भेज के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर 93,000 सैनिकों को मैं जनरल सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। वह राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है। जब धमकी दी थी अमेरिका ने कि हम अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं 70वां भेज दीजिए, यहां फर्क नहीं पड़ता है। ये वही श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था इस्माइल बुद्धा के जरिए कि हमने कैसे परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया था कि भारत अब परमाणु संपन्न देश हो गया है। उन्होंने कैसे चीन के मुंह में हाथ डाल के सिक्किम छीन के भारत में मिला लिया था, कैसे उन्होंने नाथुला में चीन को बुरी तरह हराया था, कैसे इन राजे रजवाड़ों को 2 मिनट के अंदर लाके घुटनों पे खड़ा कर दिया था और उनकी तमाम संपत्तियां भारत सरकार की संपत्तियां कर दी थी। किस तरीके से इंदिरा गांधी ने तमाम इन पूंजीपतियों की बैंकों को और सबको भारत की बैंक बना दिया था। तो यह इच्छा शक्ति होती। यहां अडानी के लिए साहब आप दुम हिलाते घूमेंगे कि बांग्लादेश का बा नहीं बोलेंगे, श्रीलंका हमें वो करेगा, हम श्रीलंका का नहीं बोलेंगे, नेपाल हमें आंखें दिखाएगा, वो नक्शा बदल देगा, कई हिस्से भारत के अपने में दिखा देगा, हम नहीं बोलेंगे। चाइना जो कर रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। हमारे सैनिक मार देगा 20-20, हमारा प्रधानमंत्री कहेगा न कोई घुसा है न कोई घुस आया है। जहां इतना कायर प्रधानमंत्री हो, उस देश में आप क्या उम्मीद करेंगे? और इसकी वजह यह है कि हमारे देश में इतना कायर और मक्कार प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे इस देश का जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कायर हैं, वो मक्कार हैं, वो सिर्फ सत्ता के लिए जीते हैं। उदाहरण आपके सामने मौजूद है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, घर में घुसा हुआ था अरविंद केजरीवाल, एक बार निकल के नहीं आया, एक बार नहीं बोला। जब उत्तर प्रदेश में उन लड़कियों के साथ, दलितों की लड़कियों के साथ में गैंग रेप हो रहे थे, अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ में ऐश एंजॉय कर रहे थे। एक बार नहीं गए, आज तक नहीं गए हाथरस। जब किसानों के ऊपर चढ़ाई जा रही थी जीपे, तब एक बार नहीं गए अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी दिल्ली से भागते हुए गई थी और फिर कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री लेकर के पहुंचे थे, करोड़ों रुपया दे के आए थे मदद के लिए। और इसके अलावा जब आपको याद होगा रामपुर से लेके तमाम सांप्रदायिक दंगे हुए थे और उस स्थिति में एक बार अखिलेश यादव के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। जब लेकिन सत्ता की बात आती तो तुरंत निकलती है। ममता बनर्जी को देख लीजिए, अपनी बस कुर्सी बची रहे हम कुछ भी करेंगे, अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ मरना है। और यही हालत तमाम जगह देश में हम देख रहे हैं। तो साहब देश के लिए लड़ कौन रहा है? एक आदमी सिर्फ दिखाई देता है, उसका नाम है राहुल गांधी। एक आदमी है जो इस देश को जोड़ने के लिए पैदल चलता है हजारों किलोमीटर। सिर्फ एक आदमी है जो इस देश के लिए, कि देश को लूटने नहीं देना है, बेरोजगारी से बचाना है, किसानों को लूटने से बचाना है, लड़कियों को बचाना है, इस देश की सांप्रदायिकता के माहौल को खत्म करके इसे प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाना है, उसके लिए लड़ रहा होता है और उसके लिए सारी तपस्या कर रहा होता है। वो अग्निवीरों के लिए लड़ रहा होता है। और चाहे किसानों के लिए ट्रैक्टर चला के संसद तक जाने का रहा हो या उनके क्षेत्र में, सिर्फ राहुल गांधी ने किया। जब लड़कियों के लिए आया तो सबसे पहले कि 33% आरक्षण होना ही चाहिए, इसका तब जब सरकार थी तब प्रस्ताव आया था। किन लोगों ने गिरवाया था सबको पता है, समाजवादी पार्टी के कारण गिरा था। और उसके बाद भाजपा ने राज्यसभा में नहीं पास होने दिया था। और अब जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्य समिति में पास किया कि यह होना चाहिए और सब कुछ साथ दिया, तब अब लागू नहीं हो रहा है। कोई आवाज उठा रहा है क्या महिला कांग्रेस के अलावा? कोई कहीं आंदोलन करते दिखाई दिए? मुझे एक बता दीजिए इन पिछले
जब से वो सत्ता में नहीं है, या जब सत्ता छोड़िए 11 साल में, अखिलेश यादव हजरतगंज चौराहे पे गांधी प्रतिमा पर ही या अम्बेडकर प्रतिमा पर ही बैठ गए हो धरने पे कि साहब ये गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं आप बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि कोई उमर अब्दुल्ला हो कि आके दिल्ली में आके उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया हो कि कश्मीरियों के साथ में ये गलत हो रहा है। शरद पवार आकर के दिल्ली में धरने पे बैठ गए हो कि ये गलत हो रहा है, वहां के लोगों के हक छीने जा रहे हैं। लेकिन चाहे उनकी लड़ाई हो तो धारावी की भी लड़ाई लड़ने राहुल गांधी पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ने भी राहुल गांधी पहुंचते हैं, राहुल गांधी किसानों की भी लड़ाई लड़ने पहुंचते हैं, और राहुल गांधी युवाओं की भी पहुंचते हैं। इससे आप यह समझ लीजिए कि ये लोग यदि गद्दार नहीं होते तो शायद ऐसा कायर प्रधानमंत्री हमें नहीं देखने को मिलता, जिसके मुंह में कुछ है और पीछे कुछ है। बिल्कुल, यह हमारा दुर्भाग्य। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना है कि वो कथनी और करनी ही है, जो कथनी कुछ है करनी कुछ है। केपी सर, जो अजय सर ने काफी विपक्ष को वो किया है, कंडेम भी किया, और वो जो कह रहे हैं, हमने तो ये पाया अभी जो हम जिस संविधान की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 11 सूत्र भी आए और तमाम बातें आई, और वो जवाब नहीं आया जो विपक्ष ने उठाया। तो उन्होंने ये स्थापित करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की कि संविधान का माहौल, संविधान की जो फजीयत है वो तो विपक्ष उड़ा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी वो बिल फाड़ने वाली बात भी की, तमाम किया। भूल गए हैं वो खुद की उनके दल में उनके खुद के द्वारा क्या कुछ हो रहा है। तो चाहे वो 11 सूत्र हो, और 11 सूत्र जो संकल्प है, वो संकल्प और तमाम जो 2 घंटे की वो चर्चा, और आज भी हम लोग सुन रहे हैं, पूरे दिन से चल रहा था सब पर, आप क्या कैसे इसको देखी गई? ये क्या यहाँ थमने वाला है? अब ये अभी संसद है, संसद तो खत्म हो जानी है 3-4 दिन के बाद, सड़क पर आने की स्थितियां पैदा हो गई हैं सब। ये बहुत तेजी से शायद सड़क पर दौड़ेगा, चलेगा, इसी पर बातें होंगी। मलिक सर। संजीव जी, देखिए, जो संविधान की बात हो रही है, कल प्रधानमंत्री का भाषण हमें भी मजबूरी में सुनना पड़ा। हालांकि हाथ कुछ लगा नहीं हमारे उसमें से कि हम कुछ नोट कर सकें, कुछ लिख सकें। और मुझे वो जमाना भी याद आता है जब ये 13-14 में प्रधानमंत्री जी किसी रैली में बोलते थे या कहीं बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, और 14-15 आते आते क्या हाल हो गया। प्रधानमंत्री जी 1951 की बात कर रहे थे, 52 की बात कर रहे थे, तमाम जवाहरलाल नेहरू की कहानियां गिनवा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था लोगों को सुन के। लेकिन यार, कुछ लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि शुरुआती दौर में आरएसएस ने संविधान को मानने से ही मना कर दिया था। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था हम इसको मानते ही नहीं। आज संविधान मान रहे हैं, आज ये संविधान की बातें कर रहे हैं। आपने वो जो हमारे मन में स्पीच थी गुजरात की, मैं उसमें शामिल था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उस दौरान मैं बहुत बारीकी से पार्लियामेंट भी कवर करता था, पीएमओ भी कवर करता था, और मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। तो मोदी जी का चेहरा देखने लायक है, और मैं यहाँ नहीं कहूंगा कि उनकी जो भाव भंगिमा है वो उनके चेहरे पे क्या चल रही है, बहुत खराब वर्ड आता है अगर हम उसमें विश्लेषण करें, उनका चेहरे पे क्या झलक रहा है। और सबको हकीकत पता है, सच्चाई पता है, और मुझे बहुत बारीकी से उस दौरान की चीजें भी पता है कि वाजपेयी जी बहुत मजबूर थे, और वाजपेयी जी ने कहा था कि इनको तो हटाना ही पड़ेगा। और इसके कुछ दिनों, इस घटना के कुछ दिन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन गोवा में था, वहां भी हम लोग थे, और वहां पे भी बड़ा हो हल्ला हुआ था। लेकिन अडवाणी जी का जो ग्रुप था वो किसी भी कीमत पर मोदी जी को बचाने के लिए लगा हुआ था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और मैं आपको ये अंदर की बात आज बताता हूं कि जिस प्लेन में दिल्ली से गोवा जा रहे थे वाजपेयी जी, अडवाणी जी एक ही प्लेन में थे, और उसमें अरुण शौरी, 1-2 लोग और उस टाइप के लोग थे, शायद जसवंत सिंह भी थे उस टाइम के जो विदेश मंत्री थे। और डायरेक्ट बात आपस में नहीं हो रही थी वाजपेयी जी की, अडवाणी जी की, वो यशवंत सिंह के थ्रू हो रही थी। वाजपेयी जी ने कहा भाई उनको तो हटाना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर बहुत दबाव है और लोगों में बड़ी प्रतिक्रिया है और मीडिया जो है बहुत उछाल रहा है मामले को। तो अडवाणी जी ने शौरी जी को कहा, वो अखबार पढ़ रहे थे ऐसे, उनका चेहरा ना दिखे ऐसे, और उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाना ही है तो प्लेन वापस मोड़ लीजिए, मुझे दिल्ली में ही उतार दीजिए, मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा। इस तरह की हट चल रही थी, तो वो संविधान बच रहा था उस टाइम।
और बाद में संविधान बचा और वो बचते बचते आज यहाँ तक पहुंच गया जहां हम और आप बैठे। ये तो उनकी घटनाएं रही। दूसरी बात ये है, अगर आप देखें हिंदुस्तान में संविधान बचाने के लिए आज हमें सुनना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट के एक जज कहते हैं कि अगर जहां बहुसंख्यक जो चाहेंगे वो करेंगे, उन्हीं के हिसाब से चीजें चलेंगी। तो इससे बढ़िया संविधान की हम पराकाष्ठा क्या देख सकते हैं देश में। और जब हम यही बात पूछते हैं कि आप जो है बहुसंख्यक की बात करते हैं और अल्पसंख्यक की कोई बात नहीं है, तो फिर क्यों आप ढिंडोरा पीट रहे हो बांग्लादेश का? बांग्लादेश पे तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। तो बांग्लादेश में भी ठीक हो रहा है। अगर भारत में ठीक हो रहा है तो फिर बांग्लादेश में भी ठीक हो रहा है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, जहां इनको अपना अपना करना हो कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ये लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तमाम उदाहरण आपके पास फैले पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक कारोबारी की वकील बनी हुई है। आप ये देखिए कि जब हम मीडिया में सुनते हैं, दूरदर्शन पे सुनते हैं खबरें, या कई बार गाड़ी चलाते हुए ऑल इंडिया रेडियो पे खबरें आती हैं, तो वो एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बताते हैं। उसमें वो अडानी नहीं बोलते जैसे हम लोग प्राइवेट चैनल वाले या हम लोग बोलते हैं कि अडानी के मुद्दे पे आज हाउस नहीं चला, अडानी के मुद्दे पे आज ये हो गया। तो वो कहते हैं प्राइवेट निजी व्यापारिक संस्थान पर आरोप लगाया विपक्ष ने, और इस दौरान जो है बड़ा हो हल्ला हुआ और हाउस एडजन हो गया। देखिए किस प्रकार से उनको सेव किया जा रहा है। अमेरिका, जिस अमेरिका की आप कस्में खा रहे थे, जिसके राष्ट्रपति आपके ऐसे दोस्त है कि आप सुबह शाम जब तक उनसे 2-3 बार बात ना कर लें तब तक आपका दिन शुरू नहीं होता है, उन्हीं राष्ट्रपति के कार्यकाल शुरू होते ही आपको आईना दिखा दिया उन्होंने, और सबसे पहले आपके दोस्त अडानी पे ही उन्होंने वारंट निकाला, और आप उसको दबाने के लिए ना जाने देश में क्या क्या कर रहे हैं। तो यही तो संविधान है, यही संविधान है। संविधान बचाने के लिए आप किसानों के साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। आपके देश में क्या बचा हुआ है? कुछ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पे कहीं कोई चर्चा है? मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का भी होता है संजीव जी कि जितना, जैसे कि अभी शुक्ला जी ने भी कहा कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है, कांग्रेस के हाथ ये बहुत अच्छा मौका लगा था। कांग्रेस को हम जिस प्रकार से सोच रहे थे, जो कांग्रेस के पास उस तरह के नेता नहीं है कि हाउस में 1 घंटा लगातार बोल चले। कांग्रेस के कुछ और नेताओं को आगे आना चाहिए था, और तमाम चीजों को छोड़ के जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने स्पीच दी और हाल के मुद्दे गिने, आप इतिहास में जा रहे हैं। आप लग रहा है इकोनॉमिक्स छोड़ के हिस्ट्री का पाठ पढ़ रहे हैं वहां। तो आपको आज के मुद्दे उठाने चाहिए, जिस प्रकार से देश में हालात चल रहे हैं। देखिए मोदी जी का एक तो आपको मानना पड़ेगा, ये ना कांग्रेस कर पाई ना कोई पहले प्रधानमंत्री कर पाए कि तीनों शेरों को बकरी के साथ एक घाट पे पानी पिला दे। चाहे आपका चुनाव आयोग हो, चाहे आपकी न्याय व्यवस्था हो, चाहे आपकी एजेंसियां हो, सबको वो एक घाट पे जो है रिंग मास्टर बने हुए हैं और सबको पानी पिला रहे हैं, एक साथ पियो। सर्कस चल रहा है, बहुत अच्छा सर्कस चल रहा है, और ताली भी बजा रहे हैं लोग, और तमाम जोकर जो है वहां उछल कूद कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हाउस में। तो अब मुझे लगता है कि संसद सर्कस की तरह चल रहा है। तो इस पे हम क्या, इन मुद्दों पे भी गौर होगा? किसान के मुद्दे पे क्या इस पे भी गौर होगा? जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतनी महंगी शिक्षा है, बाहर से करके आते हैं, तमाम स्कूलों को आप बंद करने की बात कर रहे हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में था कि उत्तराखंड में 14 से स्कूल तत्काल बंद किए जाएंगे। सरकार का कहना यह है कि इनमें 50 से कम बच्चे आते हैं और इनको जो है बंद किया जाएगा। सरकार का बड़ा नुकसान हो रहा है। जब ये तो उत्तराखंड बनने के बाद की बात है, जब उत्तर प्रदेश था तब तो 10 बच्चे ही आते थे स्कूल में, तब भी बंद नहीं हुए स्कूल। तो हरियाणा में आप कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे उनसे फीस ली जाएगी, और जो निजी स्कूलों में जाएंगे सरकार उनको वजीफा देगी। देखिए कितनी अच्छी स्कीम है। तो वो तो सरकारी स्कूल अपने आप ही बंद हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे भाई हमें तो वजीफा वहां मिल रहा है प्राइवेट में, वहां जाएंगे हम तो ये क्या आपका संविधान बचाने की रणनीति? भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि तमाम सियासी दल हमारे पीछे हैं, उनका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, तमाम जनता का रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, और हम बहुत अच्छा संविधान चला रहे हैं। सर देखिए अभी एक देश एक कानून आया नहीं, और मायावती जी ने कल जो है कह दिया कि हम तो साथ में हैं उसके।
अभी तक पता नहीं है किसी को कि एक देश एक चुनाव क्या है, कैसे काम करेगा, कहां होगा। और सबसे पहले मायावती जी ने घोषणा कर दी, उनका दल कितना बड़ा है देखिए, भले उनकी एक सीट ना आई हो, कितना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा उत्तर प्रदेश में। ऐसे डरे हुए हैं जो जिनका काम है सड़कों पे उतर के संविधान को बचाने के लिए, वो इतने भयंकर तरीके से डरे। अब जो मैं बात कह रहा था कि संविधान बचाने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं सियासी दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा, वो चुनाव तक संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। जहां चुनाव खत्म, वहां से चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई खत्म। क्या वो चीज आएगी कि जिस प्रकार जेपी ने आंदोलन किया था, जेपी ने कहा था संविधान बचाया जाए, तो संविधान बचा था, तो क्या इसी प्रकार से यहां भी कोई क्रांतिकारी जेपी बन के आएगा? जेपी ने तो कहा नहीं था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या गृह मंत्री बनना है, वो तो जनता की तरह निकले थे सड़कों पे। तो क्या कोई इस तरह के लोग सड़कों पे उतरेंगे या ईडी सीबीआई के डर से टेबल के नीचे घुसे रहेंगे? आप देखिए कि अडानी के मुद्दे पे कितना अच्छा षड्यंत्र सरकार ने किया कि एक एक करके सबको अलग कर दिया। उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मायावती हो। और आप उधर चले जाइए आंध्र प्रदेश में, वहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही टेबल के नीचे घुस गए। तेलंगाना में केसीआर जो कह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा और सबसे झंडा लेके मैं ही चलूंगा इंडिया गठबंधन का, उनका पता ही नहीं है, उन्होंने बिना मांगे समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। तो ये क्या है? यही संविधान है? तो ऐसा संविधान बचेगा? तो ये सब जो ऐसे विषय हैं जिन पे जो है सियासी दलों के लोगों को चर्चा करनी चाहिए और कांग्रेस को भी इस पे आगे आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को भी घेरने के लिए लोग लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस की जरूरत है वहां खूब समाजवादी बात करती है, हरियाणा में हमें सीटें नहीं दी, हमें जो है मध्य प्रदेश में सीटें नहीं दी, तो आपने उत्तर प्रदेश में दे दी क्या उनको? केजरीवाल जी बड़ी बातें कर रहे थे हरियाणा में। सर हरियाणा में जी मध्य प्रदेश में दी थी, वो बैठ गई थी, वो पहली बैठ गई थी, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया था। वो इतनी मशहूर वकील की पत्नी है, चुनाव लड़ने वाले हो गया था वो तो सारी चीजें सब बहुत गड्ढा है। और ये जो अभी कहा हमारे सब पूर्व के साथियों ने, वक्ताओं ने भी कहा कि बहुत ऐसा है कि जिनको जो रोल प्ले करना चाहिए नहीं करना है, वो बहुत अलग किस्म की चीजें हो रही है। समझ में नहीं आता है कई बार कि वास्तव में विपक्ष में कि कई बार कहां वो चले जाते हैं। मैं सोचता हूं आप खत्म कीजिएगा, तो मैं एक टिप्पणी छोटी छोटी सबसे एक और लेके खत्म करूंगा। मैं संजीव जी खत्म कर रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरी तमाम नेताओं से बात होती है, अलग अलग भी बात होती है, निजी तौर पे भी बात होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, बहुत बड़ा कुछ आपत्ति नहीं आ जाएगी उनके ऊपर। मुझे पता अगर वो सड़क पे आए या विरोध कर दें, कुछ नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल में किस व्यक्ति को मोदी जी ने जेल भेज दिया? जिस अजीत पवार को वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का पुतला है ये, आज वो कैसे वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए और 1000 करोड़ की संपत्ति उनकी वापस आ गई। इससे भी छोटे आरोप, कई लोगों को झूठ बोल दिया गया कि तुम्हारी सीडी हमारे पास है, वो इसी से डरे बैठे हैं, और है कि नहीं है उनको पता ही नहीं है। यहाँ नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, कई नेता इस पर सरेंडर कर दिए कि तुम्हारी सीडी हमारे पास है, तुम्हारे पेपर हमारे पास है, उसको खुद को नहीं पता कि कौन से पेपर है, बस वो डरा हुआ है। और अगर इस तरह के लोग सड़क पे आ जाएं तो कुछ हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वो डर की राजनीति की कोशिश है। मैं पुनः राजेश सर से लेके वापस आप तक आऊंगा। और वो जो आप अभी बात कर रहे थे, हमें याद है केपी सर, हम लोग जब कोई कौमी दंगे या कुछ होता तो हम लोग कभी नहीं लिखते थे, हम हमेशा ही लिखते थे कि 2 समुदाय 2 गुटों, इस तरीके से लिखने का। और आपने जो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो वो आकाशवाणी या दूरदर्शन या इसका उदाहरण दे रहे हैं कि क्या बदलाव आ गया है। वो जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम बोलते हैं, वहां खत्म हो गई है, सीधे कहते हैं हिंदू और मुस्लिम का विवाद और सब चीजें बोल रहे हैं वहां, जहां एक बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता। बहरहाल मैं सबसे टिप्पणी ये चाहूंगा, जो भी बात हो रही है राजेश सर, कि अब ये मसला, संविधान वाला जो मुद्दा या मसला है, ये हमने देखा है कि ये बहुत क्लिक किया हुआ था लोगों में। इसको जीवित रखने की एक बहुत महती जरूरत है। और शायद अब लगता है जिस तरीके से संसद में ये 2 दिन की चर्चा है और लगातार जिस तरीके से विपक्ष करता है, जीवित रखने की स्थिति आप देखते हैं होगी क्या? आपको इस पे लेकर क्या है या क्या होना चाहिए? बहुत छोटी छोटी टिप्पणी आपसे लेकर वापस केपी मलिक सर, बहुत छोटी, मेरा टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा एक टिप्पणी इस पे हो राजेश सर। नहीं, संविधान को अगर मुद्दा नहीं बनाया होता तो आज जो है संसद संविधान के बिना चर्चा किए बिना ही खत्म कर देते ये लोग। उनको पता चल गया था कि संविधान खत्म होना उसका मतलब कि नागरिकों के अधिकार खत्म हो जाना, उसके जो हक है वो खत्म हो जाना। तो ये मैसेज जो है लोगों के बीच में चला गया था
और ये जितना भी कह दे कि हम आरक्षण के खत्म ना हो इसके लिए संकल्प लेते हैं, ये ठीक कहा। 10 साल के अंदर सरकार आपकी है, आपको कहाँ से भनक पड़ी कि आरक्षण खत्म हो रहा है, कि आप संकल्प लेने निकले हैं। तो सारे भी जितने भी मुद्दे उन्होंने बताए, यहाँ पर सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इन लोगों का यही है कि कहना कुछ है, करना कुछ है, और लोगों का ध्यान जो है किसी और जगह बांट देना है, और अपनी जो राजनीति है वो करते रहनी है। तो आज के जो उनकी बात थी वो 11 संकल्प वाली, वो मुझे मन की बात में जो आके महीने महीने पर वो बात कहते हैं, उससे ज्यादा कोई उसमें गंभीर चर्चा करना जैसा लगा नहीं है। क्योंकि सारी जितनी भी बात की मैंने एक बता ही दिया कि हर भारतीय को भारत पे गर्व होना चाहिए। अरे भाई किसको नहीं है, ये बताइए, किसको नहीं है? आप किसको कह रहे हो कि भारत पर गर्व करो? हमको तो भारत पर गर्व है। आप जो थे, आपका इतिहास ये बता रहा है कि भारत की आजादी की लड़ाई में आपने क्या किया था, आजाद होने के बाद आपने क्या किया था। आपने धर्म के आधार पर आरक्षण की तो आप खिलाफत कर रहे, लेकिन धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र बन जाए उसके तो आप समर्थक थे। तो ये उनका चरित्र है, लेकिन कहना कुछ है। ये दोहरे चरित्र प्रियंका गांधी ने बहुत खूबसूरती से कहा ना कि आप संविधान जो है वो माथे से लगाते हो, लेकिन जब संविधान खतरे में पड़ जाता है तो आपके जो है चेहरे पर शिकन तक नहीं होती। इसमें सारी चीजें आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत छोटी-छोटी टिप्पणी मैं संजीव सर आप भी मैंने भी देखा सुविधा हाउस यहाँ मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रमुख है, मैंने उसको देखा बड़ी तादाद में एक स्टोरी की है मैंने उसमें कि बहुत इस तरीके से लोग उसको खरीद रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं कि वास्तव में समझिए ये एक सफलता तो कहीं है कि अब एक जो है हर तरफ चर्चा, हर तरफ लोग उस पर उसको लेकर कहीं ना कहीं एक उनके मन में है कि हम इसको जाने पूरी तरीके से। सर छोटी सी टिप्पणी जो मैंने पूछा कि इसको जीवित रखने वाली बात, बहुत छोटी। सर संविधान को लेकर के भारत के लोगों में एक खास किस्म का सम्मान भाव और आग्रह और उसको जानने समझने की दिलचस्पी शुरू से रही है। जब चर्चिल ये कह रहे थे कि भारत में को आजाद होने के बाद ये लुम्पेंस और आवारा लोगों के हाथ कब्जे में चला जाएगा, उस वक्त में भी जब संविधान का ड्राफ्ट बना और रेलवे स्टेशन पे रखा गया बेचने के लिए, तो रिकॉर्ड बिक्री हुई। मैं ये बात कह रहा हूँ ड्राफ्ट बनने के तुरंत बाद। जी बिल्कुल। तो और उससे और जो लोग आश्चर्यचकित रहे कि संविधान बनाने की प्रक्रिया और उसमें सुझावों के लिए उसको रखा भी गया था, बिका। ये जरूर है कि जब इधर संविधान को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी ने उसको मुख्य मुद्दा बनाया और उसका रिजल्ट भी आया कि आप ये सिमट गए नीचे। पटना में पुस्तक मेला लगा है और मैं एक दिन के लिए गया था, और जो खास करके बहुजन स्टॉल्स हैं, सामान्य जो ये स्टॉल हैं वो उस पर कम, लेकिन जैसे सम्यक प्रकाशन है तो वहां मैंने देखा कई 5-7 किस्म के संविधान छापा है उन्होंने। थोड़ा सा मांगे गोल्डन कलर का, थोड़ा पॉकेट, सब धड़ल्ले से बिक रहा है। बिल्कुल तो ये एक हुआ है और बड़ी अच्छी बात हुई 2 दिनों में संविधान को लेकर के। इनको भी डरे छुपे ही, जैसे राजनाथ सिंह ने जो बात की बहुत शानदार उनका भाषण था 20-25-30 मिनट तक, जब तक कि वो आरएसएस के एजेंडे पे नहीं गए। तो आरएसएस के एजेंडे पे जा रहे हैं तो बहुत दबे छुपे। अब जब बात करते हैं तो अपना ही कलई खोलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जब बात करते हैं तो नेहरू का चरित्र खड़ा हो जाता है कि आपको लेकर के नेहरू रखा हुआ था, नेहरू ने आपको एंटरटेन किया, आपको मंत्रिमंडल में लेकर के आए। तो कैसे एक भारतीय सरकार की परिकल्पना बनी थी, वो सारी चीजें सामने आ रही। तो अच्छा जा रहा है सर, बिल्कुल चाहिए। बहुत छोटी टिप्पणी में बस एक 2 लाइन में करिएगा तो मैं मेरा ओवर है, बहुत ओवर टाइम, लेकिन करना है, कीजिएगा प्लीज डॉक्टर साहब। सुधांशु जी देखिए, ये मैं संजीव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोगों में संविधान के प्रति लगाव है और उसी वजह से ये चीजें हुई हैं। अन्यथा इस सरकार के रहते 2 पॉइंट्स मैं खाली बोल के खत्म करूंगा। देखिए क्या है, ये सबको पता है संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, और लोकतंत्र है किसी देश में वो तय होता है कि चुनाव होते हैं। और आज कम से कम ये हम बहुत गर्व से ये नहीं कह सकते कि भारत का चुनाव आयोग की पारदर्शिता को बचा के रख पाए। तो पहला संकट तो वहां पर है। जी ठीक है, जिस संविधान के, क्योंकि वहीं से चीजें निकल कर आती है। बिना चुनाव के लोकतंत्र होना नहीं। लोकतंत्र का मतलब एक चुन के हम भेजते, जनता भेजती है, वहां पर संकट है। ये अब बहुत आम चर्चा की बात है। तो ये और इन्होंने किया है इसके रहते। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है न्यायपालिका। और आज के दिन मुझे लगता है जिस तरीके से आज न्यायपालिका को लेकर चर्चा हो रही है,
और अच्छे टेस्ट में नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे टेस्ट में नहीं हो रही। जो पिछले चीफ जस्टिस गए उनको लेकर जो इस देश के मन में जो बातें आ रही हैं, और जो अभी एक उत्तर प्रदेश के जस्टिस ने बोला है वो सारी चीजें, या पश्चिम बंगाल का एक हाई कोर्ट का जज जो है रिटायर होता है, मतलब एक दिन पहले वीआरएस लेता है और एक पार्टी का चुनाव लड़ लेता है, उसके पहले उसके सारे डिसीजन। तो कुछ तो देखिए संकट की स्थिति है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी सत्ता अगर मजबूती से ऐसे अगर इस तरह की बनेगी तो वो मुश्किल में है। बाकी भरोसा है देश की जनता पे, शायद वो इस बात को समझे। समझ केबी सर आप पहले करिएगा, फिर मैं अजय सर से अध्यक्ष की टिप्पणी ले लूंगा, छोटी सी टिप्पणी, फिर अजय सर से मैं समाप्त करूंगा। छोटी सी टिप्पणी प्लीज। देखिए संजीव जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संविधान तो हमें दिखता है न्यायालयों में, चुनाव आयोग में, उसमें क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं पहले और आज, ये मैं संविधान की स्थिति देखता हूं। और संविधान को अगर आपको बचाना है, वास्तव में संविधान को खड़ा करना है, जिस तरह से अभी संजीव जी ने कहा कि लोगों में उत्सुकता पैदा हुई है, और आज जहां डिजिटल का जमाना है, हम लोग खुद कई सारी चीजें नोट नहीं करते, मोबाइल में, पैड में, कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, वहां इस तरह से संविधान का छपना और लोगों का इंटरेस्टेड उसमें दिखना और खरीद लेना जताता है कि लोग उत्सुक हैं। और पिछले जो राहुल गांधी की यात्रा हुई, और राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पे देश में जो एक जागरूकता लोगों में लाई है, उससे कई सारे ऐसे लोग हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, जिनको पता ही नहीं था क्या संविधान है, क्या लेना देना संविधान से, अपने अपने कार्यों में बिजी हैं, उनकी भी एक उत्सुकता जगी है और वो इस तरफ आकर्षित हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे आके खड़ा होता है कि क्या संविधान बचाने के लिए सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है सियासी दल, या उससे आगे बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि संविधान को बचाने के सियासी दलों को आगे आना ही पड़ेगा, सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, और नहीं तो संविधान मोदी जी से अच्छा कोई नहीं बचा सकता। और उसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे कि पिछले सुधांशु जी ने भी कहा कि चाहे वो जज हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी हो, आप देखिए कितना अच्छा संविधान बचाया आपने मध्य प्रदेश में, कि वो बच्चे ने गुल्लक दे दी थी और उसके बाप का क्या हाल आपने किया। अरे भले ही केस हो, ऐसे केस तो बहुत सारे लोगों पर बैंक के चल रहे हैं, तो क्या उन्हीं के घर पे जाके संविधान बचाना था? तो बच गया संविधान उनका आपके सामने। तो संविधान ऐसे बचता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में। जी, मुझे लगता है अजय सर, जनता सर्वोपरि है। जनता की जो है वो बहुत परिपक्व भी है, हिंदुस्तानी जनता, भले ही कुछ हो, वो शायद वो अपने स्तर पर लेगी, मुझे लगता है। अंतिम टिप्पणी। देखिए, निश्चित रूप से जनता सर्वोपरि है और जनता को ही करना है, फैसला जनता के ही हाथ है। जी, मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी ने संविधान को लेके अलग जगह दी है। वास्तविकता यह है कि हम अब मजबूरी में, मतलब सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं, मजबूरी में संविधान वो ले रहे हैं, वो संविधान के अनुकूल कुछ नहीं कर रहे हैं। और जैसा हमारे तमाम वक्ताओं ने भी बताया कि जिस तरह से वो लोकपालिका हो, आप जो आप बात करें यदि न्यायपालिका की, आप बात करें चुनाव आयोग की, आप तमाम संस्थाओं की, यूनिवर्सिटी की, सब जगह संविधान की का कत्ल कर दिया गया है। संविधान के मुताबिक आज भारत नहीं चल रहा है। वास्तव में संविधान कहीं रह नहीं गया है। रोज रोज रिपोर्ट्स आती हैं कैसे रिजर्व कैटेगरी के इतने पद खाली हैं, यहां पर ये है, यहां ये है, यानी कुछ नहीं हो रहा है। और जो नरेंद्र मोदी ने 11 संकल्प कहे, वही 11 संकल्प के उलट हो रहा है, चाहे परिवारवाद हो, चाहे जो। लेकिन सबसे बड़ा दोष इस बात का है कि संविधान अब तब बचेगा जब इस देश की जनता उन छद्म दलों को, फर्जी कथित विपक्षी दलों को नकारेगी, जो कहते तो हैं हम विपक्ष हैं, लेकिन असल में सत्ता पक्ष के लिए काम करते हैं, या जैसा बताया मलिक साहब ने, डर जाते हैं कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई, इनकम टैक्स आ जाएगा, सी जाने क्या आ जाएगा, इस डर से पगलाए रहते हैं और कहीं ना कहीं अदानी अंबानी के बन जाते हैं, उनके यहां हाजिरी बजाते घूमते हैं। तो लड़ाई तब आप लड़ेंगे जब आप सिर्फ संविधान कहेंगे नहीं, उसके लिए करेंगे। राहुल गांधी ने यदि कहा तो जहां चाहे चुनाव हो या ना हो, उन्होंने संविधान को लेकर के लड़ाई जारी रखी। उसी का नतीजा था कि राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को यह दिया कि संविधान पर 2 दिन चर्चा होनी चाहिए। यह
राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने यह दिया कि होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कम से कम इसी बहाने इस पर चर्चा हो, बात आए और आज हम आप भी चर्चा कर सकें। तो ऐसे में वो डरे हुए दल वास्तव में क्या कर, वो संविधान बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सत्ता हमें कैसे, हमारे इस राज्य का मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, इस राज्य में मैं ये कर लूं, उसका ये कर लूं, और उसके लिए सिर्फ जी रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस देश से, इस देश की जनता से, उसके हकों से। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, और यदि किसी के साथ खड़े होते हैं तो सिर्फ स्वार्थ में। ये मैं उदाहरण इसलिए कह रहा हूं, जिस हाथरस में उस दलित बच्ची के लिए लड़ने गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो जानते थे कि उन्हें यहां से कुछ नहीं मिलना है, हासिल नहीं होना है, लेकिन वो लड़े जाके उन लोगों के लिए जहां उन्हें वोट नहीं, वो उस संभल जाने को तैयार थे जहां से उनका कोई प्रत्याशी नहीं जीतता है, उन्हें वोट नहीं मिल रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए कि वो उन जगहों पे भी जाके लड़ते हैं जहां उनका कोई वोट नहीं देता है, लेकिन वो उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो यह बड़ी बात है, इसलिए हमें समझना होगा, हमें असली विपक्ष को ताकत देनी होगी, और जो हमारा 60% वोट इन फर्जी दलों में बट जाता है वो बचा के हमें एक जगह लाना होगा। कल के दिन नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी कितने परसेंट से हैं? 39%, और 61% कहीं और जहां कहीं और है, वो एक साथ जिस दिन खड़ा हो गया उस दिन भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल आप अच्छी चर्चा, अच्छी शानदार। एक सबसे खास है कि देखिए 303 से 240 पे ला दिया, तमाम ब्लेम है, और है आक्षेप गलत नहीं है, बहुत सारे उसमें चुनाव आयोग का जो रोल रहा है, जिस तरीके की चुनावी गड़बड़ियां हैं और खुलकर आ रही हैं। अब देश की जनता ही है जो सचमुच संविधान को बचाने के लिए, राहुल गांधी ने अलग जगाई उस अलग को, और उसमें जो धधकना चाहिए, जितना उसमें तेल और डलना चाहिए और जो जल्दी रहना चाहिए, उसकी कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि शायद ये प्रयास असफल नहीं होगा। एक अच्छी शानदार चर्चा के लिए अजय सर आपका, संजीव सर, केपी मलिक साहब, राजेश जी और सुधांशु, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा आपको कैसी लगी? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा, और जो हमारी अपील होती कि चर्चा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।